हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के यूजी लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एनटीपीसी यूजी लेवल के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हिस्ट्री का यह 4th वीडियो है। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द GK 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विच पॉलिसी डिसीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन डायरेक्टली प्रोवोक अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट ओपोजिशन इन द अर्ली 90s। 1900 दशक की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन ने किस नीतिगत निर्णय ने सीधे तौर पर तीव्र राष्ट्रवादी विरोध को भड़काया था। ऑप्शन है मामूली प्रशासनिक नियम जारी करना, जिन्होंने प्रांतीय विभागों में नियमित प्रक्रिया को बदल दिया। सेकंड है 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना, जिसने भारतीय उच्च शिक्षा पर आधिकारिक नियंत्रण को कड़ा कर दिया। तो राइट आंसर है बी। तो कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था 1904 में। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। यह रेले कमीशन के अनुशंसा पर था। 1902 में रेले कमीशन ने इसकी अनुशंसा की थी, जिसको कि विश्वविद्यालय अधिनियम में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता थी, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को समाप्त किया गया। स्वायत्ता को समाप्त किया गया। वहाँ पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। पूर्ण सरकारी नियंत्रण को स्थापित किया गया। सिंडिकेट सीट पर सरकारी सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई, उसके पीछे पर्पस यही था। और राष्ट्रवाद को दबाना था। राष्ट्रवाद को दबाना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में राष्ट्रवाद धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार इसीलिए किया गया था कि राष्ट्रवाद की भावना को दबाया जा सके। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोलॉन्ग मोपला अपराइजिंग। किस सामाजिक आर्थिक स्थिति ने लंबे समय तक चलने वाले मोपला विद्रोह में योगदान दिया। तो मोपला विद्रोह, मोपला कौन थे? तो यह मुस्लिम पट्टेदार किसान और मजदूर थे। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने कठोर भूमि और राजस्व कानून लागू कर दिए थे। इसमें जमींदारों को असीमित अधिकार दे दिया गया था। जमींदारों को असीमित अधिकार दे दिया गया, जिसके तहत वो मोपला किसानों को भूमि से बेदखल कर देते थे और भारी लगान वसूलते थे। इसके कारण इनका आर्थिक शोषण हुआ और यह लंबे समय तक विद्रोह चला। लगभग 1900 से 1921 तक यह लंबे समय तक चला, जो कि मोपला विद्रोह कहलाया। तो राइट आंसर हो गया सी, हार्श लैंड लॉज एंड लैंडलॉर्ड ऑपरेशन इन द मालाबार रीजन। मालाबार क्षेत्र में कठोर भूमि कानून और जमींदारों का उत्पीड़न। तो सी इसका राइट आंसर है। द राइज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर वाज मेनली ड्यू टू। आधुनिक भारतीय साहित्य में क्षेत्रीय भाषाओं के उदय के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, तो आपको पता है इस समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। आधुनिक मुद्रण तकनीक आई थी। प्रिंटिंग की तकनीक सामने आई थी, जिसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषा खास करके बंगाली, तमिल, मराठी, इसका बड़े पैमाने पर प्रकाशन संभव हुआ। और मैकाले की नीति भी थी, जिसमें स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा और मुद्रण प्रिंटिंग तकनीक इसका कारण था। तो डी इसका राइट आंसर है। विच आउटकम करेक्टली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ वांडी बास ऑन यूरोपियन रिवेलरी इन इंडिया।
कौन सा परिणाम भारत में यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता पर वांडीवास के युद्ध के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? तो वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास युद्ध हुआ क्या, कब? तो यह 1760 में लड़ा गया था। 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। ब्रिटिश का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे और फ्रांसीसी का जो नेतृत्व था वह काउंट लाली के द्वारा किया जा रहा था। काउंट लाली के द्वारा किया जाता था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति पराजित हुए थे और यह तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का निर्णायक मोड़ था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ गया इसके बाद और फ्रांसीसी सैन्य प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐतिहासिक पराजय हुआ यह, जिसमें फ्रांसीसियों का सैन्य प्रभाव अस्थायी रूप से यहाँ से समाप्त हो गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ली थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है बी। Which census of India is known for transforming the census organization into a major cultural repository through extensive study on rural craft, fair, festival and ethnography survey, and also marks India early adoption of mechanical tabulation equipment such as key punches, sorts and tabulators? भारत की किस जनगणना को ग्रामीण शिल्प, मेलों, त्योहारों और नृवंश विज्ञान सर्वेक्षणों पर व्यापक अध्ययन के माध्यम से जनगणना संगठक को एक सांस्कृतिक भंडार में बदलने के लिए जाना जाता है, जिसने भारत के द्वारा की पंच, सॉर्टर और टेबलेट जैसे यांत्रिक सारणीकरण उपकरण को अपनाने की शुरुआत की गई? मतलब सीधा है कि जनगणना का आधुनिकीकरण किया गया। स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना जो हुई थी 1961 की, यह आज़ादी के बाद सेकेंड जनगणना थी 1961 में, जिसके अंतर्गत न केवल जनसंख्या गिनी गई बल्कि ग्रामीण शिल्प, मेला, त्योहार और नृवंश विज्ञान इत्यादि का इसमें सर्वेक्षण किया गया। पहली बार मैकेनिकल टेबुलेशन किया गया, टेबल बनाया गया और IBM की पंच कार्ड आई थी और टैबलेट का बड़े पैमाने पर इसमें प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर होगा 1961 यानी ए। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह लिटन के द्वारा लागू किया गया था। इसे लिटन ने लागू किया। ठीक है, तो इसका एकमात्र जो राजनीतिक उद्देश्य था वह था गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। गैर अंग्रेजी न्यूज़पेपर पर या मैगजीन जो भी है, समाचार पत्र बोला जाता था, उस पर बैन लगाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। ब्रिटिश राजनीतिक कार्रवाइयों की आलोचना को रोकने के लिए गैर अंग्रेजी प्रकाशनों को प्रतिबंधित किया गया था और अंग्रेजी समाचार पत्र पर यह लागू नहीं था, मतलब उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता था। तो राइट आंसर हो गया ए, रिस्ट्रिक्टिंग नॉन इंग्लिश पब्लिकेशन टू प्रिवेंट क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्शंस। तो ए इसका राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी कब? तो याद रखिएगा 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को ग्वालियर में एक जगह है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोटा की सराय। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, वीरगति प्राप्त हुई थी लक्ष्मीबाई। वह ह्यूरोज से लड़ती हुई मारी गई थी। ह्यूरोज से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त की थी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, 1858। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन मई 1977? 1977 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा नियुक्त जांच आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद कीजिएगा, जो इमरजेंसी लगी थी
आपातकाल जो लगा था वह 1975-77 के दौरान लगा था, जिसे जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा लगाया गया था। मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था शाह आयोग। इसके जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। जेसी शाह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करना। टू एग्जामिन एलिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इसी के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, सी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन रूलर वाज द फर्स्ट टू इंटर इनटू सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश इन 1798। 1798 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आसान सा सवाल है। सहायक संधि जो थी वह वेलेस्ली के द्वारा, वेलेस्ली की यह साम्राज्यवादी नीति थी। वेलेस्ली का टाइम पीरियड था 1978 से 1805 का इसका टाइम पीरियड था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख योगदान दिया। सब्सिडरी अलायंस इसका प्रमुख पॉलिसी थी। सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंतर्गत यह आधिकारिक तौर पर सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को इसमें शामिल किया था। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम को सहायक संधि के अंतर्गत शामिल किया था, ठीक है, और उसने स्वीकार भी कर ली थी। हैदराबाद ने इसे स्वीकार भी किया था। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी अभिनव भारत इन 1904। निम्नलिखित में से किसने 1904 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अभिनव भारत यह वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था 1904 में। वी.डी. सावरकर ने 1899 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला यह भी सावरकर के द्वारा ही बनाया गया था। यह नासिक में स्थापित किया गया था। यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसको कि बदलकर 1905 में, इसी का नाम बदलकर 1905 में अभिनव भारत बनाया गया था। अभिनव भारत संगठन बनाया गया था। यह इटली के मेजनी के क्रांतिकारी मॉडल पर आधारित था। इटली के मेजनी मॉडल पर आधारित था। यंग इटली मॉडल था, यंग इटली। तो यह यंग इटली मॉडल पर आधारित था। तो राइट आंसर हो गया वी.डी. सावरकर यानी बी। हु अमंग द फॉलोइंग हाईलाइटेड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड थ्रू द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में व्यापक गरीबी पर प्रकाश डाला? तो यह पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में दादा भाई नेहरूजी ने यह दिखाया है कि कैसे भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश राज है। भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश राज है और इन्होंने कैसे भारतीय संपत्तियों का दोहन ब्रिटेन के हितों में किया है। इस समय इन्होंने ही भारत की प्रति व्यक्ति आय मेजर किया था, कैलकुलेट किया था। प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपया माना गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया दादा भाई नेहरूजी यानी बी। Why were the early Congress leader described as moderate during the 1885 to 905? 1885 से 1905 के दौरान शुरुआती कांग्रेसी नेताओं को नरमदलीय क्यों कहा गया? तो कांग्रेस का एक उदारवादी फेज होता है जो कि 1885 से 1905 को कहा जाता है। इसे उदारवादी फेज कहा जाता है या नरम दलीय युग कहा जाता है। उदारवादी या नरम दलीय युग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता,
और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे। गोखले जैसे नेता थे। इनकी कार्यप्रणाली जो थी वह अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र, याचिका, स्मरण पत्र, प्रस्ताव, शांतिपूर्ण सभा के माध्यम से भिक्षावृत्ति कहा गया है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उन्होंने राजनीतिक सुधारों की मांग के लिए याचिकाओं और चर्चाओं जैसे संवैधानिक तरीकों को अपनाया। दे adopted constitutional method such as petition and discussion to seek political reforms। याद रखिएगा 1885 से 1905 का युग। आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, गरम दल के बारे में भी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला पार्टिसिपेट इन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख युद्ध में भाग लिया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, डंका शाह के नाम से जाना जाता है, यह फैजाबाद से संबंधित है। तो इन्होंने अवध का नेतृत्व किया था चिन्हट के युद्ध में। चिन्हट के युद्ध में अवध के विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। अवध के विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और इनका मुकाबला ब्रिटिश हेनरी लॉरेंस के साथ हुआ था। हेनरी लॉरेंस की सेना के साथ हुआ था। ठीक है, इनका मुकाबला हुआ था। हेनरी लॉरेंस इस मुकाबले में पूरी तरह से पराजित हुआ था और यह अपने आप को लखनऊ रेजिडेंसी में छुपने को विवश हुआ था। लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने पर मजबूर हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चिन्हट का युद्ध। यह हुआ था 1857 में, 30 जून 1857 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मौलवी अहमदुल्ला इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द अहोम रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन असम। 1828 से 33 के बीच में हुआ था अहोम विद्रोह। असम में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के दौरान। इसमें अंग्रेजों ने असम के अहोम राजाओं को यह वादा किया था कि उनका असम का क्षेत्र वापस दे दिया जाएगा। असम का क्षेत्र वापस कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद इन्होंने असम को अहोम राजाओं को देने से मना कर दिया, जिसके विरोध में अहोम राजवंश के गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह भड़का, जो कि अपने आप को स्वयं राजा घोषित कर दिया और ब्रिटिश चौकियों पर हमला कर दिया। तो राइट आंसर है गोमधर कुंवर, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच पैक्ट बिटवीन गांधी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्क द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। 1931 में गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन को चिन्हित किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, इसकी सफलता के बाद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। ठीक है, और कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। तो यह प्रमुख सहमति बनी थी। तो राइट आंसर हो गया बी, गांधी इरविन पैक्ट, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
विच मेजर फॉर्म ए सेंट्रल पार्ट ऑफ गांधी जी नॉन कोऑपरेशन स्ट्रेटजी एडॉप्टेड एट द कलकत्ता सेशन ऑफ 1920। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाई गई गांधी जी की असहयोग रणनीति का एक केंद्रीय हिस्सा कौन सा उपाय था? ऑप्शन है परिषदों के भीतर सुधारों पर बातचीत करने के लिए विधायी सीटों की स्वीकृति, शाही आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाली व्यापार वार्ताओं में भागीदारी, औपनिवेशिक भर्ती का विरोध करने के लिए सशस्त्र ग्राम रक्षक की स्थापना और खादी को अपनाने के साथ साथ स्कूल, अदालत और परिषद का बहिष्कार। तो डी इसका राइट आंसर है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया जिसके अंतर्गत सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करना था, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करना था और स्वदेशी पर खादी को अपनाना, स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर बंगाल आफ्टर मेजर बैटल। किस प्रमुख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो अगर स्ट्रेटजिक रूप से अगर सोचे तो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और अंतिम रूप से 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के पराजय के बाद ऐसे बक्सर का युद्ध जो है वह निर्णायक सैन्य संघर्ष कहलाता है, जो अंग्रेज जो है वास्तविक रूप से बंगाल का स्वामी बन गए, बंगाल का स्वामी बन गए। ठीक है, तो वास्तविक रूप से पूरी तरह से बंगाल को अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया था। हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब को, हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और साथ ही साथ जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय को पूरी तरह से अपने अंडर ले लिया था। इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत कंपनी को बंगाल का पूर्ण राजनीतिक और दीवानी नियंत्रण प्राप्त हुआ था। बंगाल का पूर्ण राजनीतिक और दीवानी नियंत्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगला सवाल, विच फीचर करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सट्रीमिस्ट यूज ऑफ रिलीजियस सिम्बोलिज्म। गरम दल के नेताओं के द्वारा धार्मिक प्रतीकों के उपयोग का कौन सा सही वर्णन करता है? गरम दल के जो नेता थे इन्होंने राजनीतिक लामबंदी के लिए शिवाजी और गणपति जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया। आपको पता है 1893 में गणपति उत्सव मनाया गया और 1895 में शिवाजी उत्सव। इसका पर्पस यही था कि आम जनता को ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक संदेश दिया जाए और पब्लिक का मोबिलाइजेशन किया जाए, लामबंदी किया जाए। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी अवधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दलीय यानी अतिवादी चरण से जुड़ी है? तो मैंने पहले ही बताया था 1885 से 1905 यह जो था उदारवादी चरण था, कांग्रेस का उदारवादी चरण था। इसमें नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं का वर्चस्व था या वह नेतृत्व कर रहे थे। अब गर्म दल नेताओं का जो फेज आया था वो आया था 1905 से 1919 का। 1905 से 1919 का फेज जो था वह अतिवादी चरण था। गर्म दल के नेताओं का ऐसा मानना था कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति से आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती है और इसके लिए हिंसा का भी प्रयोग किया जाना जरूरी है।
ठीक है, तो इसकी शुरुआत बंगाल विभाजन से हुई थी। जो यह चरण है अतिवादी चरण, इसकी शुरुआत बंगाल विभाजन से हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 1905 से 1919। और एक तीसरा चरण आया था 1919 से 1947, जिसे गांधीवादी चरण कहा गया है। गांधीवादी चरण कहा गया है। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको मुख्य रूप से इस राष्ट्रीय आंदोलन को इस 3 चरण में बांटा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको इन 3 प्रमुख स्टेप में पढ़ा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच चार्टर एक्ट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया? किस चार्टर्ड अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे वह ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए खोल दिए गए थे। सभी ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के लिए खोल दिया गया था। हालांकि कंपनी के पास चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। चीन के साथ एकाधिकार प्राप्त था। तो अगले 20 सालों के लिए यह व्यापारिक छूट जो था वह बना था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 1833 का चार्टर अधिनियम। हालांकि 20 साल के बाद 1833 में भी जो चाय और चीन के साथ भी एकाधिकार था वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिए डी इसका राइट आंसर है। विच प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मोस्ट स्ट्रेंथन ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी इन ईस्टर्न इंडिया? इलाहाबाद की संधि के किस प्रावधान ने पूर्वी भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता को सबसे अधिक मजबूत किया? तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दिया। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। तो राइट आंसर हो गया ए, ग्रांटिंग ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑफ द कंपनी। तो ए इसका राइट आंसर है। अब वित्तीय अधिकार ने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था के रूप में बदल दिया। चूँकि दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था तो कंपनी अब पूरी तरह से व्यापारिक बन चुकी थी और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बन गई। तो ए इसका राइट आंसर है। द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली इन 1920 ऑर्गेनाइज बाय रिवॉल्यूशनरी लेड बाय। 1912 में दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। यह किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा यह दिल्ली के चांदनी चौक के आसपास हुआ था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। यह 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। यह घटना जो है 23 दिसंबर 1912 का हुआ था, जब हार्डिंग पर बम से हमला किया गया, बम मारा गया चांदनी चौक के पास। चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में। तो इसमें जो मुख्य सूत्रधार थे वो थे रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, जिसमें हालांकि हार्डिंग जो है वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, वह बच के निकल गया था। और रास बिहारी बोस जो है वह बाद में जापान भाग गए। तो राइट आंसर हो गया ए। व्हाट वेर द वॉलंटियर ग्रुप ऑफ द प्रति सरकार कॉल्ड? प्रति सरकार के स्वयंसेवक समूह को क्या कहा जाता था? प्रति सरकार जिसे सेवा दल कहा जाता है, सेवा दल या तूफान दल। डी इसका राइट आंसर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह कई हिस्सों में ब्रिटिश हुकूमत को
उखाड़कर समानांतर सरकार बनाए थे। तो सेवा दल और तूफान दल याद रखिएगा, यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, कई क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। इसे कांति सिंह नाना पाटिल ने बनाया था। कांति सिंह नाना पाटिल इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द विलेजर्स ऑफ परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश रैलीड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच लोकल फिगर। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत के ग्रामीण किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में लामबंद हुए थे? तो यह थे शाहमल। शाहमल जो थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थानीय जाट किसानों को लामबंद किया था। जाट किसानों को लामबंद किया था। ठीक है, और शाहमल ने क्या किया था? बड़ौत को पूरी तरह से अंग्रेजों से छुड़ा लिया था, अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला सवाल, हु लेड द पोर्टुगीज एक्सपेडिशन दैट फर्स्ट लैंडेड इन कालीकट इंडिया इन 1498। 1498 में भारत के कालीकट में पहले उतरने वाले पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। आपको पता है वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। कहाँ? कालीकट पहुंचा था, जहाँ का शासक जमेरी ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, तो राइट आंसर है वास्को डिगामा यानी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्रे द मूवमेंट लेड बाय द बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुए आंदोलन का चित्रण करें। तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में शोषक जमींदारों के खिलाफ एक ग्रामीण विद्रोह हुआ था। शोषक जमींदारों के खिलाफ एक ग्रामीण विद्रोह हुआ था। डी इसका राइट आंसर है। यह जो था 1919-20 के दौरान हुआ था। 1919-20 के दौरान प्रतापगढ़ और रायबरेली के क्षेत्र में, प्रतापगढ़ और रायबरेली के क्षेत्र में। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए यूनिक फीचर ऑफ आर्य समाज मीटिंग एज सीन ड्यूरिंग दयानंद सरस्वती टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य समाज की बैठक की एक अनूठी विशेषता थी जैसा कि दयानंद सरस्वती के समय देखा गया था? तो आपको पता है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बैठक स्टार्ट की थी। तो इन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी एक साथ बैठने की अनुमति दी थी। तो महिलाओं ने समान रूप से भाग लिया। अब वह समान रूप से शास्त्रार्थ सुन सकते थे। शास्त्रार्थ सुनने, यज्ञ में आहुति देने, यज्ञ में आहुति देने और चर्चाओं में भाग लेने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें पूर्ण अधिकार दिया गया, पूर्ण अधिकार दिया गया। तो आर्य समाज ने महिला शिक्षा, पर्दा प्रथा के विरोध में एक पुरजोर समर्थन किया था। तो राइट आंसर हो गया ए, महिलाओं ने समान रूप से भाग लिया। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड फॉर विडो रीमैरिज इन इंडिया। भारत में विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए सबसे प्रमुख कार्य किसने किया? ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर। आपको आंसर कमेंट में बताना है, वैसे तो मैं बता ही दूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर अपना पूरा जीवन विधवाओं की दशा सुधारने और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए समर्पित किया। तो इसके लिए इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास कराया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास कराया था। यह इनके मेहनत के अथक प्रयास का ही परिणाम था। 26 जुलाई 1856 को 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था और उन्होंने स्वयं को अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया था। तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर इसका राइट आंसर है। इन द संथाल रिवेलियन, संथाल मेनली डायरेक्टेड देयर एंगर अगेंस्ट।
संथाल विद्रोह 1855-57 में संथालों ने मुख्य रूप से अपना गुस्सा किसके खिलाफ निर्देशित किया था? तो संथाल विद्रोह ऑब्वियस है, इनका गुस्सा अंग्रेजों के विरोध था, ब्रिटिश अधिकारी के विरोध में था। ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारी और स्थानीय साहूकारों पर था, क्योंकि जो आदिवासी थे इन्हें बाहरी समझते थे, इन्हें दीकू कहा जाता था। तो इसका नेतृत्व जो था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1878 का आर्म्स एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो 1878 यह टाइम पीरियड था लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था 1876 से 1880। तो इस समय एक भारत में प्रतिक्रियावादी जो दमनकारी नीति के लिए जाना जाता है लिटन का टाइम पीरियड, तो इसने क्या किया, इसने किसी भी भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और यूरोपियों को इससे छूट दे दी गई। यूरोपीय को हथियार रखने से छूट दी गई, और इसमें भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, लॉर्ड लिटन। डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर रीजन फॉर द अराइवल यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपीय लोगों के भारत आगमन का मुख्य कारण क्या था? तो आसान है, मसालों का व्यापार जो कि यूरोपियन को आने पर मजबूर किया था। तो राइट आंसर है ए, मसालों के व्यापार के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज करना, टू फाइंड ए डायरेक्ट सी रूट फॉर द स्पाइस ट्रेड। आपको पता है 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, तो यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग बंद हो गए थे, और यूरोप में भारतीय मसाले खास करके काली मिर्च की भारी मांग थी। तो इसके लिए पुर्तगाल जो था अब एक नए रास्ते की खोज पर लगे हुए थे, और डायरेक्ट जो समुद्री मार्ग है उन्होंने खोज निकाला, जो कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच कंसर्न ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश सरकार के किस चिंता ने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन को सीधे प्रभावित किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह लगने लगा कि सैन्य जो विद्रोह हो गए, जिसमें अलग अलग टुकड़ियों ने एक एक करके विद्रोह कर दिया, तो अब उसका रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है ताकि यह लोग एकजुट नहीं हो सके। तो इसके लिए उन्होंने पील कमीशन का गठन किया था। इसके सिफारिश पर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को फॉलो किया, और सभी रेजिमेंट का गठन जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कर दिया। इसी समय सिख, गोरखा, जाट, इसके आधार पर रेजिमेंट का गठन किया, और इसमें यूरोपीय सैनिक के अनुपात को बढ़ा दिया। तो राइट आंसर हो गया सी, प्रिवेंटिंग ए फ्यूचर अनफील्ड मिलिट्री अपराइजिंग बाय इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा भविष्य में एक संयुक्त सैन्य विद्रोह को रोकना, तो यह इसका प्रमुख टारगेट था। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? आपको पता है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने
ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गया था? ए इसका राइट आंसर है। ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर ब्रह्म समाज हो गया। यह भारत का पहला धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ सन्यासी फकीर रिबेलियन इन बंगाल? किस कारक ने बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह के उदय में सबसे अधिक योगदान दिया, सीधा योगदान दिया? तो आपको याद होगा, बंगाल में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। 1/3 आबादी जो है वह मर गई थी, समाप्त हो गई। उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने अपने भू राजस्व या लगान की वसूली कड़ाई रूप से जारी रखी और जबरन टैक्स लिया। तो इसी के वजह से जबरन कर निर्धारण और अकाल ने बेदखल किसानों को विद्रोही समूह में ढकेल दिया। तो सी इसका राइट आंसर है। फोर्स टैक्सेशन एंड फेमाइन पुश्ड डिस्पोज पीजेंट्स इनटू रिबेलियन ग्रुप। तो सी इसका राइट आंसर है। विच सर्कमस्टांस डायरेक्टली ट्रिगर्ड गांधी जी डिसीजन टू लॉन्च द रॉलेट सत्याग्रह इन 1919? 1919 में रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने के गांधी जी के निर्णय को सीधे तौर पर प्रेरित किया। तो रॉलेट सत्याग्रह का जो एक सबसे बड़ी खामी थी, तो यह खामी थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और जूरी के आदेश के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसे काला कानून कहा गया था। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ इनेबलिंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल डिस्पाइट रेजिस्टेंस। विरोध के बावजूद बिना मुकदमे की हिरासत के अनुमति वाले कानूनों का अधिनियम। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारी जो है वह प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हीं के बीच जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद तो इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिए, बी इसका राइट आंसर है। विच इशू एक्टेड एज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द अपराइजिंग दैट बिगेन इन 1857? 1857 में शुरू हुए विद्रोह के लिए किस मुद्दे ने तत्कालीन रूप में कार्य किया? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वह था एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले पशुओं के चर्बी वाले कारतूस की आशंका थी कि इसमें यूज किया जाएगा। तो यह धार्मिक रूप से काफ़ी अपराइजिंग था, भड़काऊ था। तो यह इसका तात्कालिक कारण था। इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल विथ कार्टेज फियर टू कंटेन एनिमल फैट। एनफील्ड राइफल की शुरुआत जिसके कारतूसों में पशु के चर्बी होने की आशंका थी। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, ए मेजर काउज ऑफ रिजेंटमेंट बिफोर 1857? निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध के विलय के लिए जिम्मेदार था, जो 1857 से पहले नाराजगी का एक बड़ा कारण बना? तो आपको पता है, अवध का नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर इसे अवध में मिला दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 56। अवध जो था वह अंग्रेज़ों का फेवर करते थे, अंग्रेज़ों के मित्र थे। तो अवध का खास करके नवाब, अवध का नवाब जो था वह ब्रिटिश के सहयोगी थे, वफादार थे। लेकिन जब कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, तो यहाँ की जनता जो है वह काफ़ी क्रोधित हुई और इसी के वजह से इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो पहले नाराज़गी का एक बड़ा कारण था। तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी यानी सी। हु एमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड राजा राम मोहन राय एज द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज के नेता रूप में राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में 1833 में। 1833 में इनकी मृत्यु हुई इंग्लैंड में।
इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका कमान संभाला ब्रह्म समाज का। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी संस्था, इनकी संस्था थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का इसमें विलय कर दिया, सभा का विलय कर दिया। और इन्होंने ब्रह्म समाज को एक संगठित और दार्शनिक रूप प्रदान किया। ठीक है। और इसका जो केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य नियुक्त किया, केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य नियुक्त किया। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। वास्को डी गामा रीच्ड कप्पड़ नियर कालीकट ऑन विच डेट टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडियन रूलर्स। भारतीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए वास्को डी गामा की स्थिति को कालीकट के निकट कप्पड़ पहुंचा था। तो यह था 20 मई 1498 कालीकट पहुंचा था, जहां के वहां के शासक जेमेरिन ने उसका स्वागत किया था। तो यह डेट याद रखिएगा, 20 मई 1498। स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड इंडिया एट विच इंटरनेशनल इवेंट इन 1893। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यह कहाँ किया था? याद रखिए, शिकागो में। शिकागो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ इन्होंने सनातन धर्म और भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने पूरे दुनिया में भारत के वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। जितने भी पश्चिमी विद्वान थे वह पूरी तरह से इनके भाषण से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो राइट आंसर है सी, शिकागो विश्व धर्म संसद। सी इसका राइट आंसर है। द वहाबी मूवमेंट प्राइमरली ओरिजिनेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। वहाबी आंदोलन यह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह मुख्य रूप से अरब का आंदोलन था। वहाबी आंदोलन जो था अरब क्षेत्र से प्रेरित था। और इसके प्रणेता जो थे वह थे शाह वजीउल्लाह इसके नेता थे। इसका जो प्रमुख केंद्र था वह था पटना इसका हेडक्वार्टर था। 1830 से 60 के दौरान 30 से 60 के दौरान जो पटना था वह वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, बिहार। हु स्टार्टेड द आर्य समाज मूवमेंट इन 1875। 1875 में आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज आंदोलन यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इसे शुरू किया गया था, जिसके बाद इसको लाहौर भी स्थानांतरित किया गया था। लाहौर भी इसे स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वह था मूल शंकर। इनकी प्रमुख एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। विच स्ट्रेटजी वाज यूज द ब्रिटिश रीगेन कंट्रोल आफ्टर इनिशियल रिबेल विक्ट्री अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में उत्तर भारत में विद्रोहियों की शुरुआती जीत के बाद अंग्रेजों ने नियंत्रण वापस करने के लिए किस रणनीति का उपयोग किया? तो 1857 के विद्रोह में आपने देखा होगा धीरे धीरे करके एक एक राज्य जो है वह विद्रोह की शुरुआत कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? सैन्य अभियान शुरू किया। इसे दबाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। पंजाब और मद्रास से सेना बुलाकर दिल्ली, कानपुर और झांसी जो कि केंद्र था उस पर उन्होंने सैन्य अभियान के दौरान कब्जा किया। पहला। दूसरा, कानूनी दमन मार्शल लॉ लागू कर दिया था पूरे भारत में। और सैन्य अधिकारियों को किसी भी विद्रोही पर तुरंत मुकदमा चलाने और फांसी देने की छूट दे गई थी। तो दूसरा प्रमुख था। और तीसरा, कूटनीतिक लालच जो उस समय
सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इन लोगों को लालच देकर विद्रोह का जो आंतरिक ताकत था उसे कमज़ोर कर दिया गया था। तो राइट आंसर है डी, रिकैप्चरिंग की सेंटर, इनेक्टिंग न्यू लॉ एंड ऑफरिंग रिवार्ड टू लॉयल चीफ। प्रमुख केंद्रों पर फिर से कब्जा, नए कानून बनाना और वफादार सरदारों को पुरस्कार देना। तो डी इसका राइट आंसर है। द कुकी रिवेलियन 1917 टू 19 टुक प्लेस इन विच रीजन। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो यह मणिपुर से जुड़ा हुआ है। कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था। इसमें जनजातीय लोगों को जबरन लेबर कोर में भर्ती किया गया था। लेबर कोर में भर्ती किया गया था क्योंकि फ्रांस के साथ युद्ध हो रहा था, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच युद्ध हो रहा था। फ्रेंच युद्ध में इन्हें जबरन भर्ती किया गया था। तो 1919 में मणिपुर में, असम के पहाड़ी क्षेत्र में कुकी योद्धाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इनका युद्ध जो था वह छापामार पद्धति पर था। छापामार युद्ध लड़ा था जिसमें ब्रिटिश सेना ने इसमें भारी सैन्य बल का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, मणिपुर इसका राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। यह क्रांतिकारी संगठन था जो कि सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था 1924 में। ठीक है, यूपी में इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर है बी। यह क्रांतिकारी संगठन जो था वह सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेश को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत को एक संघीय गणराज्य बनाना चाहता था। इसी संगठन ने आगे काकोरी ट्रेन डकैती में पार्टिसिपेट किया था। काकोरी ट्रेन डकैती में पार्टिसिपेट किया था। 1928 में HRA का नाम बदलकर 1928 में इसका नाम HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी 1924। तो ये था RRB NTPC के UG लेवल का हिस्ट्री का 4th वीडियो। यह लास्ट वीडियो भी है। आपको कमेंट में बताना आगे किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।